A very warm welcome to everyone. ये PT 365 का पार्ट 2 है. In this we will discuss UNESCO, we will discuss Wildlife Protection Act and Biological Diversity Regulation of 2025. We'll study these three topics and I'll try to be as fast and as concise and simplify the things for you. Okay? And I hope the last time जो हमने पढ़ा था IUCN के बारे में, ठीक है, फिर हमने उनके रेड लिस्ट के बारे में, ग्रीन लिस्ट के बारे में, देन देयर अवार्ड्स एंड देन दिस एशियाटिक लायन के बारे में पढ़ा था जो लार्जली डिप्लीटेड है. राइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनेस्को. तो यूनेस्कोज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको कि WNBR बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे. न्यूज़ में क्या है कि यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया टू यूनेस्कोज WNBR, दैट इज़ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ये न्यूज़ में क्या समझते हैं इसको क्या है. सबसे पहले यूनेस्को हमको पता है एक ऑर्गन है, एक ब्रांच है यूनाइटेड नेशंस की. डेजिग्नेट यानी कि उन्होंने उसको नाम दिया है कि इंडिया का जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को के WNBR का पार्ट बन चुका है. कोल्ड डेजर्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये देखिए, इसमें सैंडी है, ठीक है, इसमें ड्राई है, एनवायरनमेंट का एम्बियंस देखिए, ठीक है, यहाँ पे विंडी है एंड रेनफॉल बहुत कम होता है. अब क्यों रेनफॉल कम होता है, लेट अस अंडरस्टैंड. तो कोल्ड डेजर्ट जो होता है ना, डेजर्ट हमने हमेशा हॉट सुना होता है जिसमें बहुत सारा इंसुलेशन होता है जिसकी वजह से बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होता है. बट व्हाट इज़ कोल्ड डेजर्ट? कोल्ड डेजर्ट का मतलब होता है, ओके, दिस इज़ अ माउंटेन फॉर एग्जांपल. एक होता है विंडवर्ड साइड, एक होता है लीवर्ड साइड. जो विंडवर्ड साइड होता है ना, वहाँ पे प्रॉपर रेन साइकिल होता है, वहाँ पे क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे कोई वाटर बॉडी होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर प्रेसिपिटेशन होता है. और ये एरिया बहुत वेट होता है एक माउंटेन साइड का, यानी कि बहुत मॉइस्चर वाला एरिया होता है. बल्कि जो दूसरा साइड होता है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, जहाँ पे देयर इज़ नो रेन साइकिल. उसकी वजह से वो एरिया बहुत सैंडी, बहुत ड्राई, बहुत मॉइस्चर डिप्राइव्ड रहता है. तो हमेशा नहीं, मोस्टली लीवर्ड साइड पर ही कोल्ड डेजर्ट मिलते हैं, इसीलिए वो एक डेजर्ट है, क्योंकि वो सैंडी, ड्राई और मॉइस्चर डिप्राइव्ड है. ठीक है, तो इंडिया का ये लद्दाख का फ़ोटो है. लद्दाख भी एक कोल्ड डेजर्ट है. लद्दाख कहाँ पे है? इंडिया में. जैसे गोबी डेजर्ट है, वो भी एक कोल्ड डेजर्ट है. ठीक है, तो नाउ तो यूनेस्को ने कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को के WNBR का पार्ट बना दिया है. नाउ WNBR क्या होता है, पहले मैं आपको समझाती हूँ WNBR क्या होता है. देखिए, WNBR समझिए, ये क्लब का नाम है. बहुत सारे क्लब्स होते हैं, उनमें से एक WNBR क्लब का नाम है. उसके जो मेंबर है, उसकी मेंबरशिप जो है, उसके मेंबर्स हैं फॉरेस्ट्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ट्राइब्स. ठीक है, ये सब उसके पार्ट हैं, ये सारे, ये उसके मेंबर्स हैं. तो WNBR जो क्लब है वो इन सबको प्रोटेक्शन देता है. वो इन सबको क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूँगा. और वो मेक श्योर करता है कि हर मेंबर इसका एक दूसरे से कनेक्टेड हो, यानी कि मेंबर स्टेट्स की बात कर रही हूँ, जो भी इसके पार्टिसिपेंट्स हैं एक्चुअल वाले, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो और इनके मेंबर्स प्रोटेक्टेड हो. ये क्लब कब बना था? 1976 में बना था. अब आपको समझ में आ गया क्या है WNBR इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अपने मेंबर्स को, यानी कि फॉरेस्ट को, फिर उधर के ट्राइब को एंड एक्सेट्रा. 1976 में हुआ था, पढ़ लिया आप. WNBR इज़ मैनेज्ड बाय मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को. क्या है ये, समझाती हूँ.
तो मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, मैन यानी कि योर एंथ्रोपोजेनिक वाले लोग, बायोस्फीयर यानी कि योर एनवायरनमेंट, योर नेचर। पहले क्या होता था, हमको होता था कि ना हम बहुत मेन सेंट्रिक थे, है ना, कि हम अपने लिए हम हमारी इन्वायरमेंट को यूज़ करेंगे, अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने लिए हम अपने इन्वायरमेंट का फॉरेस्ट डिप्राइव करेंगे, लंग्स ऑफ द अर्थ कम कर देंगे, सी लेवल बढ़ता है तो बढ़ने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उससे। तो उससे हम एनवायरनमेंट पे बहुत हार्मफुल हो गए थे। फिर हमने अचानक से आइडिया कि नहीं, हम एनवायरनमेंट को सेव करेंगे, हम डैम्स बनाएंगे, ठीक है, हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम उन पर लीगलाइज करेंगे, उन पर पनिशमेंट को करेंगे इन्फोर्स। उसकी वजह से जो लोग वहाँ पर रहते थे वो डिस्प्लेस हो रहे थे, तो उनको भी नुकसान था, तो उसमें मैन का नुकसान हो रहा था। एट द एंड ऑफ द डे मध्यम मार्ग क्या आया, मध्यम मार्ग आया कि हमको दोनों को, पीपल एंड नेचर, दोनों को प्रोटेक्ट करना है और दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है, एक दूसरे को दूर नहीं भेज देना एक दूसरे से, किसी एक के लिए हम दूसरे को नुकसान नहीं कर सकते, ये बात हुई। तो उसकी वजह से ये बना मैब, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर। इसमें ये डिसाइड हुआ कि हम फॉरेस्ट को, मैन को, एग्रीकल्चर को, ग्रेजिंग को, ट्राइब को, उनके कल्चर को, उनकी ट्रेडिशंस को हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। डन, उनको हम क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। ये है मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम। समझ में आ गया। तो वो कहते हैं कि जो ये क्लब है WNBR का, ये कौन मैनेज करता है, इनका ये वाला प्रोग्राम, मैप प्रोग्राम। जो मैप प्रोग्राम था वो 1971 में लॉन्च हुआ है। ओके जी। इट इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम। क्या बोलना चाहते हैं ये, इंटर गवर्नमेंटल का मतलब जब बहुत सारे नेशंस की गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट है, इंडिया की भी है, जापान की भी है, फ्रांस की भी है, एट्सेट्रा, तो वो इंटर गवर्नमेंटल। साइंटिफिक मतलब जब वो किसी साइंस के एम से इसका पार्ट बने हैं, यानी कि उनको रिसर्च करना हो सकता है, उनको टेस्ट करना हो सकता है, उनको कंजर्व करना हो सकता है, तो साइंटिफिक। और प्रोग्राम का मतलब वो एक इनिशिएटिव लिया है, ठीक है। तो मैप इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम जो 1971 में बना था, जो रेगुलेट करता है WNBR क्लब को। उसका एम है टू इस्टेब्लिश अ साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग, क्या करना, एक साइंटिफिक बेस इस्टेब्लिश करना जिससे कि रिलेशनशिप इन्वायरमेंट और पीपल की और ज़्यादा मजबूत हो। वही कनेक्ट करना जो मैंने आपको अभी समझाया, यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर पीपल एंड योर नेचर एंड यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, बस। इसमें से ये लाइन ज़रूरी है, क्या लिखा है, अ नेटवर्क ऑफ 785 साइट्स ग्लोबली आर अ पार्ट ऑफ WNBR। ठीक है, समझो, WNBR में टोटल मेंबर्स हमारे 785 है, यानी कि टोटल साइट्स जो हैं, ये फॉरेस्ट हो सकता है इसमें से कुछ ट्राइब है, इसमें से कुछ कल्चर है, कुछ ट्रेडिशन है, कुछ एनिमल है, कुछ भी, कोई फ्लोरा है, कोई फौना है, एनीथिंग। वो कह रहे टोटल 785 है। उसमें से 13 यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया के हैं। उसमें से 785 में से 13 इंडिया के हैं। डन, लर्न हो गया। अब क्या कहते हैं कि साओ टोमे एंड प्रिंसिप, अ सेंट्रल अफ्रीकन आइलैंड, has become the first state to have its entire territory designated as biosphere reserve। ये क्या बात बनी, समझ नहीं आया, चलो समझाएं। होता क्या है कि मैंने आपको बताया है कि WNBR होता है ना, ऐसे ही इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं फॉरेस्ट, फ्लोरा, फौना, ट्राइब एंड एट्सेट्रा, राइट। लेकिन जब हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, जो किसके अंडर आता है, बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के अंडर आता है। तो यूनेस्को के ना 2 तरह के मेंबर्स होते हैं,
यूनेस्को के 2 तरह के मेंबर्स होते हैं, थोड़ा क्लीन लिख दो। एक होता है आपका एसोसिएट स्टेट, एक होता है आपका फुल मेंबर स्टेट। एसोसिएट स्टेट वो मेंबर होते हैं जो फुल मेंबर नहीं है, मतलब उनकी पूरी कंट्री मेंबर नहीं है। फुल मेंबर इज जब पूरी कंट्री मेंबर हो। एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है जब उस कंट्री के कुछ हिस्से उसके पार्ट हो, वो होता है एसोसिएट मेंबर। ओके, तो वो कह रहे हैं कि यूजुअली क्या होता है कि कुछ पार्ट्स बनते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के मेंबर। फॉर एग्जांपल कोई फॉरेस्ट है इंडिया में, वो पार्ट बन गया बायोस्फीयर रिजर्व का। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये एक देश है अफ्रीका में, ओके, अफ्रीका में एक देश है साओ टोमे एंड प्रिंसिप, ये एक ही देश का नाम है। वो एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी कंट्री है जो फुली, यानी कि पूरी की पूरी स्टेट ही बायोस्फीयर रिजर्व है। इस पूरी की पूरी स्टेट में जितने भी पीपल हैं, जितने भी ट्राइब हैं, जितनी भी फ्लोरा, जितनी भी फौना, जितने भी फॉरेस्ट, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबको प्रोटेक्शन दिया है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, साओ टोमे एंड प्रिंसिप की इंटायर टेरिटरी को ही उन्होंने बायोस्फीयर रिजर्व का नाम दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं कि एक जगह को हम बायोस्फीयर रिजर्व बोलते कैसे हैं, कि हाँ यार ये बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। हाउ इज इट डिसाइडेड? हाउ आर बायोस्फीयर रिजर्व्स डेजिग्नेटेड अंडर मैप? बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे एनिमल्स भी हों, प्लांट्स भी हों, लाइफ भी हो, ठीक है, इंसेक्ट्स भी हों, क्लाइमेट भी हो, सब कुछ हो। बायोस्फीयर हम बोलते हैं ना, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है वो एक पूरी की पूरी इकोसिस्टम, जब हमने उसको प्रोटेक्ट किया हो कि इधर कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो उसको रिजर्व करना यानी उसको कंजर्व करने के लिए एक मोटिव, राइट। अब हाउ इज़ इट डिसाइडेड कि एक कंट्री का, एक फॉर एग्जांपल ये कोल्ड डेजर्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश में, कैसे डिसाइड हुआ कि यार ये बायोस्फीयर रिजर्व बनेगा? कैसे डिसाइड हुआ? अब हम वो पढ़ते हैं। डिसाइड कैसे होता है? एक कमेटी बैठती है, उसका नाम होता है मैब, मैन एंड बायोस्फीयर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। क्या होता है? मैब आईसीसी कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। वो ये पता लगाती है, वो ये फाइंड आउट करती है, वो उसके बारे में रिसर्च करती है कि क्या वो जगह जिनको ये बायोस्फीयर रिजर्व का टैग देना चाहते हैं, क्या वो एक्चुअली में इम्पोर्टेंट है, क्या वो प्रॉपरली प्रोटेक्टेड है कि नहीं है कि हम उसको बायोस्फीयर रिजर्व बोलें, क्या उसके प्रोटेक्शन से नेचर और पीपल को हेल्प होगी कि नहीं होगी। जब ये काउंसिल वो पास कर देती है कि हाँ सही बात है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दो, फिर जाता है वो यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के पास। यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल के पास इतनी पावर होती है कि वो उसको साइन कर देते हैं और वो बायोस्फीयर रिजर्व बन जाता है। तो याद रखना, डायरेक्टर जनरल सिर्फ उसको साइन करता है, उसको पास करता है, लेकिन मेन मैब आईसीसी का काम है। आईसीसी के बाद वो डीजी के पास जाएगा, डायरेक्टर जनरल के पास जाएगा। अब देखो, अब पढ़ो, समझ आएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ मैब आईसीसी डेजिग्नेट्स बायोस्फीयर रिजर्व। समझ में आ गया? नेक्स्ट, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ होती है? वो होती है सेवाइल स्ट्रैटेजी। सेवाइल स्ट्रैटेजी क्या होता है? बहुत सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। सेवाइल स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी में हम बोलते हैं कि जो हमारा डिसीजन होगा, क्या उससे नेचर और पीपल को बेनिफिट है? क्या अगर वो हम डिसीजन ना लें तो काम चलता है? क्या उसको लेने से फ़ायदा हो रहा है या बस ऐसे ही ले रहे हैं? इसको बोलते हैं सेवाइल स्ट्रैटेजी, ये, ठीक है। मेथोडोलॉजी क्या होती है? सेवाइल स्ट्रैटेजी फॉर बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क ऑफ द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क क्या होता है? ये वाला जो शब्द है
इसको भी समझाते हैं, हर एक शब्द समझाएंगे, ताकि जब आप रिवीजन के लिए इसको एक बारी खोलें तो आपको ये ना हो कि यार इस शब्द का मतलब तो पता ही नहीं है, फिर भी कोई शब्द मुझको नहीं अभी समझ में आया तो आई विल सर्च इट एंड एक्सप्लेन, उसके लिए आप मुझे ज़रा टाइम देना। स्टैट्यूटरी फ्रेम वर्क। स्टैट्यूटरी क्या होता है? कुछ भी जो एक एक्ट से पास हो, जो पार्लियामेंट पास करे, उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है? रूल्स। वो रूल्स जो किसी एक्ट के द्वारा पास हुए हैं उसको भी फॉलो करना होता है एक जगह को बायोस्फीयर रिजर्व कहने के लिए। डन। तो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बहुत कठिन शब्द है, लेकिन इसका मतलब क्या है? रूल्स, कि हम सिविल स्ट्रैटेजी भी यूज़ करेंगे और वो रूल्स भी यूज़ करेंगे। डन। नेक्स्ट, द साइट्स। साइट्स मतलब जो बायोस्फीयर रिजर्व को पाने, एक टैग पाने के लिए जो खड़ी हैं, जो नॉमिनेटेड हैं, जो इलेक्टेड होना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनको भी एक मौका मिले बायोस्फीयर रिजर्व होने को, वो लोग, वो साइट्स कैन बी प्रपोज्ड बाय ऑल मेंबर स्टेट्स एंड एसोसिएट स्टेट्स ऑफ मेंबर्स। अभी मैंने आपको बताया था मेंबर स्टेट में और एसोसिएट मेंबर्स में क्या फ़र्क होता है। मेंबर स्टेट्स यानी जब पूरी की पूरी कंट्री ही एक पार्ट है उसका, ओके। और एसोसिएट मेंबर्स का मतलब जब सिर्फ कुछ हिस्से उस यूनेस्को के उस प्रोग्राम के पार्ट हो, तो वो भी प्रपोज कर सकती हैं कि यार प्लीज़ इसको ज़रा कंसिडर करना, मेरी ये साइट है, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, इसको बायोस्फीयर रिजर्व में डाल दीजिए। तो दोनों को कर सकती हैं। इसका मोटिव यही है पढ़ने का कि एसोसिएट मेंबर भी कर सकता है और मेंबर स्टेट भी कर सकता है, राइट। ये क्यों दब जाता है बार बार? ओके। नेक्स्ट, आफ्टर डेजिग्नेशन, जब एक बायोस्फीयर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिल जाता है, साइट्स रिमेन अंडर द सॉवरेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और दिबांग है, वो बायोस्फीयर रिजर्व के टैग के लिए खड़ी हुई, कहती हैं कि हमको बायोस्फीयर रिजर्व चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अरुणाचल प्रदेश ने ही एक वो हो गया एक एसोसिएट मेंबर, उसने बोला कि मुझको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग चाहिए, तो यूनेस्को ने यानी कि नैब, आईसीसी ने और फिर डायरेक्टर जनरल ने उसको अप्रूव भी कर दिया। अब वो यूनेस्को का पार्ट बन गई, अब वो मैप का पार्ट बन गई, अब वो WNBR का पार्ट बन गई। लेकिन अभी भी उनके उस हिस्से में जो बायोस्फीयर रिजर्व बना है, यानी कि दिहांग और दिबांग में कोई भी डिसीजन मेकिंग का अगर मौका आता है तो वो उनकी सॉवरेन जुरिस्डिक्शन में ही होगा, यानी कि वो डिसीजन आपका अरुणाचल प्रदेश ही लेगी। यूनेस्को के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो उसके उस लॉ का कटाक्ष करे या बोले कि तुम मेरी मानो उसकी नहीं। सॉवरेन का मतलब मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ, जुरिस्डिक्शन का मतलब कोई भी मुझको डिसीजन बनाना है। तो अगर मुझको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिल भी जाता है, फिर भी अपने स्टेट यानी कि वो कंट्री, वो जगह उस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिसीजन ले सकती है, यूनेस्को के पास कोई हक नहीं है। डन। States can also remove a biosphere reserve from the network by notifying the map secretariat. अब फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अरुणाचल प्रदेश को जब बायोस्फीयर रिजर्व का टैग मिल गया और वो अपना डिसीजन खुद बना रहा है, बहुत अच्छा, 2-3 साल उसने बनाया, एट द एंड ऑफ द डे एक दिन क्या होता है, उसको वो बोलता है कि मुझको बायोस्फीयर रिजर्व का टैग नहीं चाहिए, तो वो वॉलेंटरली स्व इच्छा से मैब सेक्रेटरीट को बता सकता है कि मुझको इसका पार्ट नहीं बनना, और उसकी ये मंजूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो विड्रॉ, ये वर्ड यूज़ हो सकता है पेपर में, यू कैन स्टेट्स विड्रॉ आफ्टर बीइंग अ बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम यूनेस्को वगैरह वगैरह, तो आप बोलोगे हाँ मैप सेक्रेटरीट को हम लिखेंगे और वो हमको विड्रॉ करवा देगा। डन। नेक्स्ट, ईच बायोस्फीयर रिजर्व अंडरगोज अ पीरियड रिव्यू ऑफ 10 years। 10 साल में हमेशा उनकी फंक्शनिंग और इफेक्टिवनेस को रिव्यू किया जाता है। यूनेस्को कैन विड्रॉ डेजिग्नेशन इफ अ रिजर्व फेल्स टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। अब उन्होंने लिखा है, अब मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश अपने आप को विड्रॉ करा सकता है, तो क्या
यूनेस्को किसी को निकाल सकती है? हाँ, ये इट इज़ अ टू हैंड गेम। यूनेस्को भी निकाल सकती है और आपका वो पर्टिकुलर स्टेट भी अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट था। डन। अब ये जो पिक्चर है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रोज सुबह उठते ही देखो। ये वाला बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं ये इंडिया के। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी हम सबको पता है उत्तराखंड में है, कच्छ सबको पता है गुजरात में है, पंचमरही और पन्ना ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पो से याद रखो, पो से प्रदेश, पो से पंचमहरी। फिर अचाक अमरकंटक भी है, ये आपको याद रखना, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में। नीलगिरी हम सबको पता है तमिलनाडु कर्नाटका में है। अगस्त्यमला तमिलनाडु केरला, याद रखना सबसे नीचे है। फिर सिमलीपाल उड़ीसा में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार हम सबको पता तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान में है, सुंदरबन है, नोकरेक है मेघालय में, कंचनजंगा सिक्किम में, मानस असम में, दिब्रू असम में, साइखोवा असम में, दिहांग दिबांग अरुणाचल में। ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश। अभी हमने पढ़ा कि कोल्ड डेजर्ट है ना हमारा हिमाचल प्रदेश, ये बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उसके बारे में पढ़ते हैं। इंडिया का फर्स्ट हाई ऑल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई पे रहने वाला कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है हिमाचल प्रदेश। वन ऑफ द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट इकोसिस्टम्स है यूनेस्को का WNBR। क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जो WNBR है ना, वो उसमें ट्रॉपिकल जगहें हैं, उसमें फॉरेस्ट वाली जगहें हैं, उसमें वेट जगहें हैं, लेकिन सबसे ड्राइएस्ट मेंबर उसका जो है, जो लीवर्ड साइड पे पड़ता है, वो कौन है आपका? वो है आपका हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट। ओके, हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट वो ड्राइएस्ट मेंबर है और वो मेंबर जो सबसे ऊंचा है, सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे है। डन। इसमें इस बायो रिजर्व में क्या क्या रिजर्व्ड है, क्या क्या प्रोटेक्टेड है? पीन वैली नेशनल पार्क है। ओके, फिर चंद्रताल एंड सरचू है कि बेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये अगर हो सके तो लर्न कर लो, नहीं हो सके तो इसको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट बायोम क्या होता है? बायोम होता है वो जगह जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स, इकोसिस्टम, क्लाइमेट हम सबको एक कंसिडर करते हैं, उसको बायोम ही बोलते हैं। ओके, इट इज़ अ होलिस्टिक टर्म। होलिस्टिक मतलब जो बहुत सारी चीज़ों को कवर करे। बायोम, कोल्ड डेजर्ट बायोम जो है जिसमें हार्श क्लाइमेट्स रहती हैं, उसमें 2 फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या? कि वो लीवर्ड साइड पे होता है, मैंने भी समझाया, जो कि रेन शैडो जोन है, मतलब वहाँ पे रेन नहीं पड़ती, और हाई एलिवेशन पे होता है, ये हमको बता दिया आपको मैंने। हिमालयाज़ में जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, सॉरी, जो लीवर्ड साइड है या जो कोल्ड डेजर्ट है, वो लद्दाख से शुरू होता है, लेह लद्दाख बोलते हैं ना, कारगिल डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्थ, और वो जाता है आपके स्पीति वैली तक। मतलब लद्दाख से वो जाता है ऐसे, जस्ट सेकेंड, लद्दाख से नॉर्थ और साउथ तक जाता है स्पीति वैली। इतना सारा आपका कोल्ड डेजर्ट ही है, ये बता रहे हैं। ठीक है जी। लद्दाख से साउथ में हिमाचल में स्पीति वैली तक सारा कोल्ड डेजर्ट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ का कल्चर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बुद्धिज़्म बहुत फॉलो होता है, और यहाँ पे गोम्पाज हैं, और यहाँ पे चोरतेन है। ये होता है गोम्पा, ये देखिए। ओके, ये चोरतेन है, सॉरी, ये है गोम्पा, इट्स ओके। ये चोरते, ये गोम्पा है, दिस इज गोम्पा, दिस वन।
ये एक मोनेस्ट्री होती है यहाँ पे, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग अपना प्रेयर करते हैं। ओके, ये होता है आपका चोर्तेन, मतलब एक आर्किटेक्चर है स्तूपास का, स्तूपा आर्किटेक्चर है ये। ओके, तो यहाँ पे बुद्धिज़्म ज़्यादा फॉलो होता है, इसलिए ये वाले जो जगहें हैं इनका भी इम्पोर्टेंस है। और यहाँ पे होती हैं आपकी मानी वॉल्स। मानी वॉल्स होती हैं ऐसी वॉल्स जिनकी वॉल्स पे कुछ सिग्निफिकेंट लिखा हो। देखिए इनके लिखा है ना सिग्निफिकेंट, कुछ बुद्धिस्ट रिलीजन के बारे में। ठीक है, Buddhist chanting of Ladakh is also inscribed in the representative list of UNESCO in the intangible cultural heritage of humanity. कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल, मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखा है इसमें। एक ना यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट होती है। रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट का मतलब होता है वहाँ पे ना वो कल्चर के बारे में बात करता है कि यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है, यहाँ का ये ट्राइब का ये ट्रेडिशन बहुत अच्छा है। वो चाहता है कि वो दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडिशन ना रहे कि वो उसको इनकलकेट या उसको लिखे ना अपने बुक में कि यार ये बहुत अच्छा है। तो उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है उसके लिए। उसमें वो क्या कवर करता है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज का मतलब हमको समझ में आ गया ह्यूमैनिटी का। इंटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल का मतलब होता है कुछ भी जो आप छू सको, जो आप टच कर सको। आपका आपका फ़ोन आप टच कर सकते हो, ठीक है, आपकी बुक्स टच कर सकते हो, आपका पेन। आप अपने थॉट्स को टच कर सकते हो, आप अपनी फीलिंग्स को टच कर सकते हो, अपने सेंटिमेंट्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने गुस्से को, अपने प्यार को टच नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। ऐसे ही हमारे रिलीजन को हम टच नहीं कर सकते, हमारे श्रद्धा को हम टच नहीं कर सकते, हमारे भगवान के लिए जो फीलिंग्स होती हैं या हमारे जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं कल्चरल, उनको हम टच नहीं कर सकते। इसलिए ये वो ट्रेडिशंस को अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में लिखता है। कौन लिखता है जी? आपका यूनेस्को। ओके, डन। इधर का फौना थोड़ा सा जो आप समझ सकें, अगर कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। क्या है? स्नो लेपर्ड मिलते हैं, हिमालयन एबिक्स मिलती है, ब्लू शीप होता है, हिमालयन वुल्फ होता है और गोल्डन ईगल मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसको एक बारी पढ़ लीजिए। हम फिर नेक्स्ट कवर करते हैं आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक समझा देती हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? जो एनिमल्स फॉरेस्ट्स में रहते हैं, हमको यही समझाया था, है ना, जो फॉरेस्ट में रहते हैं वगैरह, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया। अगर वो एक्ट बना है तो मतलब वो क्या है? स्टैट्यूटरी है, कोई एक्ट से बना है ना। कब बना? 1972 में। ये आपको लर्न करनी है डेट, नंबर 1 चीज़ लर्न करने वाली। इसमें क्या होता है? अच्छा, हुआ क्या था कि जो फॉरेस्ट्स में एनिमल्स रहते थे ना, उनको बहुत हंटिंग करते थे, उनको बहुत मारते थे, उनका मार के उनका इलीगल ट्रेड करते थे। जैसे आपको पता होगा जो एलिफेंट होता है ना, उनके जो टस्क्स होते हैं, उनके जो टीथ बाहर निकलते हैं, 2 ऐसे वाले, है ना, तो उनको आइवरी बोलते हैं, उनसे आइवरी होता है, निकलता है उससे। वो ना लोग रात में फॉरेस्ट में अपने एलिफेंट्स का काट के बेच देते थे। अब इससे तो डॉलर्स कमाते थे वो, लेकिन इलीगली। आप करिए, बेशक करिए, अगर वो एलिफेंट अलाउ कर रहा है, लेकिन इलीगली नहीं। ठीक है, फिर बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी होने लग पड़ी जिनसे ना हमारी वाइल्ड लाइफ को खतरा हो गया। अब ताकि वो प्रिवेंट हो सके और हम उसके लिए कोई क्योर ढूंढें, तो हमारी गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लॉन्च किया। इसमें उन्होंने बोला कि हम 3 चीज़ों को प्रोटेक्ट करेंगे। कौन सी 3 चीज़ें? हमारे प्लांट्स को, हमारे एनिमल्स को और हमारे बर्ड्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे, जितना हमसे हो सका करेंगे। हम इनका कोई इलीगल ट्रेड नहीं होने देंगे, हम इनको कभी भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, हम इनको कभी भी अपने हैबिटेट से बाहर आने को मजबूर नहीं करेंगे। ये इनिशिएटिव था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, इससे जो
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ना, इसने अलाउ किया हमारी गवर्नमेंट को कि अगर आपको कोई भी इंडिया का हिस्सा प्रोटेक्ट करना है अंडर डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन मतलब कोई नाम के अंडर, तो आप वो कर सकते हो। यानी कि आप किसी भी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोल सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओनली फॉर एनिमल्स। नेशनल पार्क बोल सकते हो, नेशनल पार्क का दर्जा दे सकते हो, यानी कि वेरी स्ट्रिक्ट, वहाँ पे नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड, वहाँ पे सिर्फ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर आप बायोस्फीयर रिजर्व भी एक इनॉग्रेट कर सकते हो। बायोस्फीयर रिजर्व बी से बायोस्फीयर, बी से बैलेंस्ड, यानी कि इसमें एनिमल्स को भी प्रोटेक्शन है और ह्यूमन एक्टिविटी को भी अलाउंस है। ओके, अभी न्यूज़ में क्यों थी ये, क्योंकि 2022 में क्या हुआ है, एक अमेंडमेंट हुई जिससे कि इसको साइट्स, हमको पता है साइट्स पढ़ा था हमने, साइट्स के साथ इसको अलाइन किया गया। मैं आपको आगे बताऊंगी क्या मतलब है इसका। अभी इसकी एक ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसके ना शेड्यूल होते हैं। अब अमेंडमेंट के द्वारा इसमें शेड्यूल्स आए 1, 2, 3, 4। जितना आप ऊपर जाते रहोगे उतना वो शेड्यूल स्ट्रिक्ट होता जाएगा। मतलब स्ट्रिक्टनेस का, अगर आपने वो ब्रीच किया रूल या लॉ, आपको उतनी ही स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। तो लीनियंसी में ये ज़्यादा लीनियंट है, ये और लीनियंट है, और ये और लीनियंट है, और सबसे फर्स्ट वाला बहुत स्ट्रिक्ट है। वैसे तो फर्स्ट सारे जो शेड्यूल हैं इनके वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन अगर ऊपर जाएंगे तो स्ट्रिक्ट होते रहेंगे, नीचे जाएंगे तो लीनियंट होते रहेंगे। ठीक है, अब हम न्यूज़ पढ़ते हैं। हमको बेसिक समझ में आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्या है कि केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट, केरला क्या है, फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने इंट्रोड्यूस किया है अमेंडमेंट। क्यों? टू द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एम्ड एट ईजिंग द प्रोसीजर फॉर किलिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स दैट पोज थ्रेट टू ह्यूमन। बहुत सिंपल भाषा में सबसे पहले तो हम इसको करेक्ट करेंगे। केरला, मैं आपको समझाती हूँ, एक सेकेंड। जो केरला है ना, वो एक स्टेट है, हम सबको पता है ना। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है वो एक सेंट्रल एक्ट है 1972 का। केरला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि सेंट्रल लिस्ट में यानी यूनियन लिस्ट में आता है, उसको वो अमेंड तो कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक स्टेट है, वो सेंटर है। और केरला क्योंकि एक स्टेट है, वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है। रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल भाषा में रिक्वेस्ट कर सकती है वो सेंटर से कि प्लीज़ आपने जो एक्ट पास किया है, क्या उसमें हम एक लॉ और ऐड कर सकते हैं, क्या हम उसमें एक रूल और ऐड कर सकते हैं। फिर सेंटर उसको हाँ बोले या ना बोले, वो सेंटर की मर्जी। तो हुआ क्या है, अगर वो जो केरला स्टेट है वो इस रिक्वेस्ट को करती है आगे डिलीवर, और सेंटर उसको अलाउ भी कर देता है, तो एट द एंड ऑफ द डे उस एक्ट को अमेंड करने वाला आपका पार्लियामेंट ही है, स्टेट के पास कोई हक नहीं है। तो हुआ क्या है अभी कि केरला ने एक स्टेट होने के तौर पे एक रेजोल्यूशन बोला है, इनिशिएट किया है सेंटर को कि क्या आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोविज़न को थोड़ा अमेंड कर सकते हैं। अब हम उस एग्जिस्टिंग उसका बात करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोविज़न का। हुआ क्या था, हुआ क्या था कि 2014 में एक प्रोविज़न पास हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर वो ह्यूमन के लिए थ्रेट बन गया, अगर वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स को ही प्रॉब्लम देने लग पड़ा, तो शायद हम उसके बारे में उतना ना सोचें। यानी कि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल हमारे ह्यूमन को थ्रेट पहुंचाने की कोशिश करेगा, उसको हम किल कर सकते हैं। ठीक है, तो केरला में भी क्या हुआ, केरला में ना बहुत सारे एलिफेंट अटैक्स हो गए। एलिफेंट्स रात को सड़क पे आ जाते थे, ट्रक्स के आगे आ जाते थे, और फिर एक्सीडेंट्स हो जाते थे।
वाइल्ड बोर्स होते थे ना, वो अटैक कर देते थे घरों में आकर। इससे बहुत सारे ह्यूमन डेथ हो रहे थे। और इन्फेक्टेड यानी कि जो डिजीज्ड एनिमल्स थे ना, वो भी आकर जब ह्यूमन को बाइट करते थे या उनके टच में आते थे तो वो अफेक्ट हो जाते थे उनसे, और उनको बहुत सारी दिक्कतें आती थी। कहाँ पे? आपके केरल में। तो केरला की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि क्यों ना हम एक रेजोल्यूशन देते हैं सेंटर को कि आप जो ये किलिंग है अपने वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो हमको दिक्कत दे रहे हैं, क्या आप इनकी किलिंग थोड़ी फास्ट कर सकते हैं? क्योंकि अगर किसी भी स्टेट को कोई वाइल्ड लाइफ एनिमल तंग करता है और वो उसके अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट करता है कि इसको किल कर दो, तो उसकी परमिशन आने में बहुत टाइम लग जाता था, और तब तक वो पर्टिकुलर जो एनिमल था वो बहुत सारे ह्यूमन को ऑलरेडी बहुत हार्म पहुंचा रहा था और वो उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा था। तो केरला ने बोला कि हम चाहते हैं वो स्पीडी हो जाए, आपका जो प्रोसीजर है वो तुरंत हो जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पास हो गया तो केरला खुद ही आके एनिमल्स को मार देगी, नहीं, उन्हीं एनिमल्स को मारा जाएगा जिनका कैप्चर होना बहुत मुश्किल है, जो एक्चुअली में बहुत डेंजरस है। अब समझ में आया प्रॉब्लम क्या है, स्टोरी क्या है? अब समझते हैं, अब दोबारा पढ़ते हैं, देखना समझ में आएगा। केरला बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट्स टू द WPA of 1972 to ease the procedure for killing wildlife animals which pose threat to human। केरला फर्स्ट स्टेट बनती है जो इंट्रोड्यूस कर रही है अमेंडमेंट्स हमारे WPA में, ताकि जो प्रोसीजर ऑफ किलिंग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है जो दिक्कत देते हैं, जो डेंजरस हैं, जो कैप्चर करने में मुश्किल है, उनका जो थ्रेट टू ह्यूमन है, उनका जो प्रोसीजर ऑफ डेथ है या जो भी है किलिंग है, वो इजी हो जाए, वो जल्दी हो जाए, ताकि ह्यूमन को और दिक्कत ना आए। अब पढ़ते हैं आगे। सो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स इसका एम है। बर्ड्स, अच्छा WPA के बारे में पढ़ रहे हैं। WPA जो भी पढ़ा, वो WPA क्या है? वो एनिमल्स और बर्ड्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है और इंश्योर करना चाहता है कि हम इन्वायरमेंटली सिक्योर हैं, ठीक है। इसके 4 शेड्यूल्स होते हैं 2022 की अमेंडमेंट के हिसाब से। कौन कौन से शेड्यूल हैं इसके? शेड्यूल 1, 2, 3, 4। फर्स्ट में क्या लिखा है? द हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्टेड स्पीशीज़। ये वाले जो स्पीशी होते हैं ये हाईएस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं, इनको कोई हाथ लगा के दिखाए तो गवर्नमेंट हमारी आ जाती है। सेकंड, प्रोटेक्शन है लेकिन थोड़ी कम है, थोड़ा लेसर लेवल है। फिर प्रोटेक्टेड है लेकिन कौन? प्लांट, ठीक है। आप देखो यहाँ पे एनिमल की बात हुई फर्स्ट में, सेकंड में भी एनिमल की बात हुई, थर्ड में प्लांट की बात हुई, और फोर्थ में एक स्पीशी लिस्ट आई है। जो भी साइट्स में मेंशन है वो इंडिया में भी प्रोटेक्ट होंगे, ताकि इंडिया और इंटरनेशनल लॉ अलाइन हो सके। तो आपको बस इतना कीवर्ड याद रखना है कि फर्स्ट शेड्यूल में बहुत प्रोटेक्शन है एनिमल्स की, सेकंड में भी एनिमल्स की प्रोटेक्शन है, थर्ड में प्लांट्स की प्रोटेक्शन है, और फोर्थ में साइट्स की प्रोटेक्शन है। ये लर्न हो जाएगा, वेरी गुड, ये भी हो गया। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशेस इंस्टीट्यूशनल बॉडीज़। अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं, अभी बता देते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वो आपको अलाउ करता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने में। वो आपको ऑल्सो अलाउ करता है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को इनिशिएट करने में, इस्टेब्लिश करने में, और वैसा ही स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ भी इस्टेब्लिश करने में आपकी हेल्प करता है। इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, इसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। डन। तो establishes institutional bodies like NBWL with head prime minister and SBWL जिसका हेड होता है आपका चीफ मिनिस्टर। और भी होती हैं इनमें, जैसे सेंट्रल जू अथॉरिटी बनती है और WCCB बनती है, मतलब वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। डन। प्रोहिबिट्स of hunting of any wildlife animal specified in 1, 2, 3, 4 except as provided under sections 1 and 12। क्या लिखा है इसमें? बोला है कि 1, 2, 3, 4 में
मतलब एनिमल, प्लांट और साइट्स, इनको तो तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन अगर 11-12 में कोई लिखा है एनिमल या स्पीशी ऑफ प्लांट और वो डेंजरस है तो हाँ तुम उसको किल कर सकते हो। ठीक है, 11-12 में किल कर सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4 शेड्यूल में नहीं कर सकते। शेड्यूल और सेक्शन में फ़र्क देखना। एज पर द सेक्शंस 11 एंड 12, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो हेड होता है वाइल्ड लाइफ का, अगर वो आपको ही और शी कैन परमिट हंटिंग, वो आपको बोल सकता है कि हाँ वाइल्ड लाइफ एनिमल को आप मार सकते हो शेड्यूल 1 और 2 में इन सर्टन केसेस, लेकिन हमेशा नहीं। जब वो बहुत डेंजरस हो, जब वो डिजीज्ड हो, तो क्या बोला उन्होंने कि शेड्यूल 1 और 2 में अगर आपको कोई एनिमल है जो आपको तंग कर रहा है और आप वाइल्ड लाइफ की वार्डन के पास गए हो और वो आपको अलाउ कर दे तो हाँ हम उसका परमिट आपको दे देंगे। ठीक है, ये हम ऐसे कर लेते हैं। फिर वही आपको बताया था, इससे नेशनल पार्क बन सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन सकती है, कंजर्वेशन रिजर्व बन सकते हैं, कम्युनिटी रिजर्व बन सकते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें। ट्रांसलोकेशन वर्ड क्या होता है? ट्रांसलोकेशन मतलब अगर हम किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं उसका मतलब होता है ट्रांसलोकेशन, यानी कि चेंजिंग द लोकेशन ऑफ द पर्सन ऑफ द एनिमल। उसके लिए अगर आपको किसी भी एनिमल को शेड्यूल 1 में से अगर किसी एनिमल को आपको ट्रांसलोकेट करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है। और कोई भी अगर कोई भी अदर वाइल्ड एनिमल है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट की ज़रूरत है। यानी कि शेड्यूल 1 में से सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, इधर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो 1 एंड 2 एनिमल, इसकी ज़रूरत पड़े तो वार्डन के पास जाओ, उससे कंप्लीट लिखवाओ, वो अलाउ करेगी तो हम कर देंगे। और शेड्यूल 1 से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी पड़ेगी। फिर MOEFCC रिटेन्स राइट्स टू रिवोक द परमिट इफ़ देर आर सेफ्टी इश्यूज। हाँ, अगर MOEFCC कह दे कि नहीं यहाँ उसका ही फाइनल होता है, अगर वो बोल दे कि इसको प्रोटेक्ट करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। सिंपल, ये समझ में आ गया? बहुत इजीली मैंने कोशिश किया कि आपको समझ में आ जाए। अब हम लास्ट कवर करेंगे, ये हो जाता है आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन। ओके, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है। आपके बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है कितनी भी आपके पास फ्लोरा है, फौना है, कितनी डाइवर्स है, कितनी स्पीशीज़ हैं, कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज़ हैं, कितना डाइवर्सिफाइड है, कितना हाइब्रिड है, उसको बोलते हैं। फिर हो जाता है एक शॉर्ट फॉर्म बहुत यूज़ होगा आगे, ABS, यानी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। फॉर एग्जांपल 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ये आइडिया है इसके पास कोई कि मैं ऐसे ना एक बुक लिखती हूँ, उसकी स्टोरी ऐसी ऐसी होगी, लेकिन अभी वो बुक लिख नहीं पाई है क्योंकि उसका फॉर एग्जांपल अनफॉर्चुनेट कोई एक्सीडेंट हो गया। तो जो बेस्ट फ्रेंड B थी उसने वो बुक लिख दी वही आइडिया से। अब जब उसने बुक लिखी तो उसने उसका मेंशन ही नहीं किया अपनी फ्रेंड A का कि यार ये भी कोई थी, इसका आइडिया था, वो इसी से मैंने इंस्पिरेशन लिया है, यही है जो है, नहीं कुछ है ही नहीं। तब गवर्नमेंट को बात पता लगी, गवर्नमेंट कहती तो गलत बात है। तो गवर्नमेंट कहता कि अगर कोई भी आप किसी से आइडिया या रिसोर्स लेते हो और फिर खुद अपने नाम पे वो इशू करके अपना बिजनेस शुरू करते हो तो आपको उसको बेनिफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। आपको उसके साथ अपना प्रॉफिट, आपको अपना उसके साथ ग्रैटिट्यूड तो कम से कम शेयर करो। ये होता है बेनिफिट शेयरिंग। यानी कि और सिंपल में, अगर आप कोई भी इंडिया का नॉलेज, इंडिया का कोई भी जड़ी बूटी, इंडिया का कोई भी आयुर्वेदा, कोई भी सल्यूशन यूज़ करते हो और जाकर फिर उसका बिजनेस करते हो तो आपको इंडिया में उसका बेनिफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। आपको आकर बोलना पड़ेगा कि हाँ ये इंडिया से लिया है। ठीक है, ये होता है। अब पढ़ते हैं द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, NBA के बारे में अभी आपको आगे बताती हूँ, हैज़ इशूड न्यू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन 2025। ये इसने अभी अभी इशू किया है। सबसे पहले व्हाट इज़ योर NBA? ये आपका बास्केटबॉल वाला NBA नहीं है, ये आपका
नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी की बात हो रही है। ये अथॉरिटी बनी थी अंडर योर बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। इसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। ये क्या काम करती है? ये जो NBA अथॉरिटी है ना, ये परमिशन देती है। किस चीज़ का परमिशन देती है? फॉरेन कंपनीज को, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन रिसर्चर्स को परमिशन देती है कि तुम इंडिया का ये रिसोर्स, ये नॉलेज, ये बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज़ कर सकते हो। ये परमिशन देती है। यानी कि अगर कोई फॉरेन कंपनी आ रही है कह के कि मुझे इंडिया का ये रिसोर्स यूज़ करना है, तो उसके बीच में आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की जो बनी थी 2002 में। क्यों परमिशन लेनी पड़ेगी? वो आके क्यों नहीं यूज़ कर सकते? पहले ऐसे होता था। पहले कोई भी फॉरेन कंपनी, कोई भी फॉरेन रिसर्चर, कोई भी फॉरेन साइंटिस्ट आता था, चुपचाप इंडिया का कोई रिसोर्स लेता था और उसको यूज़ करना पड़ता था। उसकी वजह से होती थी बायोपायरेसी। बायोपायरेसी यानी चोरी। आप इंडिया का सामान यूज़ कर कर उसको फेमस कर रहे हो, उसको उसका नाम कर रहे हो, उसका बिजनेस कर रहे हो, लेकिन इंडिया को पता ही नहीं, तो ये चोरी है। इसीलिए NBA ने ABS शुरू किया, यानी कि एक्सेस असेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। परमिशन लो और फिर बेनिफिट शेयरिंग करो। बेनिफिट शेयरिंग यानी कि पे बैक करो कि तुमने ये यूज़ किया है तो मानो कि हाँ मैंने ये यूज़ किया है और लोगों को बताओ। ठीक है। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग रेगुलेशन ऑफ 2025, इसका एम क्या है? टू रेगुलेट योर बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड नॉलेज आर फेयरली शेयर्ड। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यानी कोई भी जड़ी बूटी, कोई भी आयुर्वेद, कोई भी सॉइल, कोई भी नीम की पत्ती। नॉलेज मतलब कोई भी नॉलेज, जैसे हमारे वेदाओं में लिखी है, हमारे संहिताओं में लिखी है ना कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, हल्दी लगाओ तो ऐसा ठीक हो जाएगा। तो कोई भी नॉलेज भी अगर आपने इंडिया से लिया है तो उसको आपको बेनिफिट शेयर करना पड़ेगा, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा हमारे साथ। किसने नोटिफाई किया? NBA ने 2014 की गाइडलाइंस को रिप्लेस करके, क्योंकि 2014 में बहुत लीनियंसी से बात हुई थी, लेकिन अब स्ट्रिक्ट बना दिया है। इस बारी डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन भी यूज़ की गई है और एसोसिएटेड नॉलेज एज मोड ऑफ बेनिफिट शेयरिंग फॉर एक्सेसिंग BR। मतलब पहले क्या होता था कि अगर आप डिजिटल कोई डेटा, कोई DNA यूज़ कर रहे हो ना, तो वो अंडर योर बायोस्फीयर, अंडर योर बेनिफिट शेयरिंग नहीं आता था। मतलब अगर आप कोई डेटा ऑनलाइन यूज़ कर रहे थे ना, तो माना नहीं जाता था कि आपने इंडिया से लिया है। अभी बोला है कि अगर आपने कोई डेटा भी इंडिया से लिया है ऑनलाइन, तभी भी आपको बेनिफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। ठीक है। DSI में क्या इंक्लूड होता है? कोई भी जेनेटिक रिसोर्स, कोई भी जीनोमिक डेटा, जैसे DNA, RNA, प्रोटीन सीक्वेंसेस, कुछ भी आपने बात की है तो आपको बेनिफिट शेयरिंग करना पड़ेगा। प्रायर इंटीमेशन टू NBA, आपको बताना पड़ेगा NBA को ताकि वो अप्रूवल दे सके। फिर जब वो अप्रूवल देगा, उसको बोलते हैं प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट मतलब परमिशन लेना, इन्फॉर्म मतलब पहले बताना, प्रायर मतलब पहले। तो पहले आप उनको बताओगे, फिर परमिशन लोगे, फिर यूज़ करोगे। ओके। It is not applicable in the case of access to cultivated medicinal plants notified under BDA। कोई मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन की परमिशन नहीं है। ठीक है। आपको अगर फॉर एग्जांपल आपने परमिशन ली और आपने जाके वो नीम की पत्ती की आपने परमिशन ली, तो आपने जाके USA में उसको उगाना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होगा। यू आर नॉट अलाउड टू कल्टिवेट दैट मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है। स्लैब्स डिलीनेटेड बेस्ड ऑन एनुअल टर्नओवर विद, ये बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप इसका ये बात समझ लो कि वो कह रहे हैं कि आपको एक प्रॉपर परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। बेनिफिट शेयरिंग फॉर हाई वैल्यू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, यानी कि रेड सैंडल्स एंड एगरवुड, नॉट टू बी लेस देन 5%। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रेड सैंडल्स और एगरवुड होती है ना, ये थोड़ी ज़रूरी, थोड़ी महंगी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि 5% से कम तो प्रॉफिट हमको बात करना ही मत, इतना नेगोशिएशन ना हो पाएगा। ठीक है।
फिर बेनिफिट ऑफ रिसर्च ट्रांसफ़र टू बी शेयर विद एनबीए, सब कुछ आप एनबीए के साथ शेयर करेंगे। और IPR कमर्शलाइजेशन अप टू 1% ऑफ एनुअल सेल्स रेवेन्यू, 1% ऑफ एनुअल सेल रेवेन्यू आपको शेयर करनी पड़ेगी उस ट्राइब के साथ जिसकी आपने इन्फॉर्मेशन या जो भी नॉलेज लिया है। ठीक है, ABS मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। इट इज़ अबाउट हाउ जेनेटिक रिसोर्सेज आर एक्सेस्ड एंड हाउ द बेनिफिट्स फ्रॉम देयर यूज़ शुड बी फेयरली शेयर्ड बिटवीन यूज़र एंड द प्रोवाइडर। यूज़र कौन हुआ? आपका कोई ट्राइबल कम्युनिटी। प्रोवाइडर यूज़र हुआ आपका कोई कंपनी, और प्रोवाइडर हुआ आपका ट्राइबल कोई भी जगह। फ्रेमवर्क क्या है? CBT के अंदर है। CBT क्या हुआ था 1992 में, अर्थ समिट में ये बनी थी CBT। इसमें उन्होंने बोला था, प्रण लिया था, कन्वेंशन यानी अग्रीमेंट हुआ था कि हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। बॉर्न गाइडलाइंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक गाइडलाइन है जो हमको बताती हैं कि गाइडलाइन यानी रूल बुक है, रूल बुक नहीं, हमको एक दिशा देती है, एक विजन देती है कि ऐसे ऐसे सब कुछ काम करना। नगोया प्रोटोकॉल भी सेम है, वो हमको बताता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। मल्टीलेटरल मैकेनिज्म भी यही है। फॉर द यूज़ ऑफ DSI जो बताया डेटा सीक्वेंसिंग, वो कैसे अडॉप्ट हुआ, कब अडॉप्ट हुआ था? COP16 में। अभी आपको बताया था मैंने, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इनिशिएशन लेती है, जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, उसका हेडक्वार्टर्स। सीधे याद रखना, कनाडा कन्वेंशन। और मैंने आपको बताया था अर्थ समिट में बनी है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी है। इधर सिर्फ मेंबर लिखा है, आप फाउंडिंग में लिखोगे। एवरी पार्टी इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी, उसके पास एक एक्शन होना बहुत ज़रूरी है। 2002 में बनी थी। मेन गोल है बेनिफिट शेयरिंग के बारे में। बस ये और ये हमने पढ़ लिया, कार्टागिना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल, दैट्स इट। ये है एक जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है 2002 का, उसने क्या बोला है कि हम कंजर्व करेंगे अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद सस्टेनेबल यूज, समझा दिया था। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो मिस हो रहा है, बस याद रख लीजिए कि इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा। ऑब्वियसली NBA करेगी, फिर स्टेट में SPB करेगी, और फिर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये जो कम्युनिटी है ये कानी कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? कानी कम्युनिटी केरला की। ठीक है, ये कानी कम्युनिटी ऑफ केरला यूज़ करती है जीवनी ड्रग फ्रॉम द आरोग्य पचा प्लांट, जो रीवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ है। इनके हाथ में आप देख सकते हैं, इसका नाम है आरोग्य पचा प्लांट। इससे वो कहते हैं कि बहुत एनर्जी आती है, इससे बहुत रिवाइटलाइज्ड आपको फील होता है। ओके, तो एक बेनिफिट शेयरिंग करना पड़ेगा, इसमें एग्जाम्पल दिया है केस स्टडी के लिए। दैट्स इट। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे अपना हैबिटेट स्कीम, प्रोजेक्ट चीता, टाइगर रिजर्व और स्मॉल